हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सोशल साइंस को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सोशल साइंस का जो शिक्षण शास्त्र है उसको हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे इससे पहले हमने एक सेशन और किया था जिसमें हम लोगों ने सोशल साइंस का बेसिक पढ़ा था, जस्ट लाइक सामाजिक विज्ञान की क्या विशेषताएं, इसका क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है ना, सामाजिक विज्ञान का माध्यमिक शिक्षक के रूप में क्या योगदान है। जस्ट लाइक वो जितनी भी चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठा रहे हैं और उसके क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्टली जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है ताकि एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो आपसे मिस ना हो। साथ ही आपका सोशल साइंस का एनसीईआरटी समरीज प्लस एमसीक्यूज अवेलेबल है क्लास 6 से लेकर 10 तक का, और 11-12 के वो टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इस कोर्स में आपको प्रोवाइड करी है ना। तो अगर आप ये कोर्स बाय करना चाहते हैं तो आप ऐप पर आ सकते हैं और ऐप से आप इसका डेमो फाइल्स देख सकते हैं और पीडीएफ वगैरह देखकर अपने कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको ओनली टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो सोशल साइंस का अलग से टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 26 फरवरी 2019 का ये पेपर है, 2:30 बजे सेकेंड शिफ्ट में ये पूछा गया पेपर है, एमएस स्टेट का पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेडागोजी के, सोशल साइंस पेडागोजी के, वो हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि आप सीडीपी अच्छे से पढ़ लो, इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आज मैं जितने भी 15 से 20 क्वेश्चन आपको करवाने वाली हूँ ना, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन मतलब 90% क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि आपने पढ़ रखे हैं, क्योंकि सब के सब क्वेश्चन आपके सीडीपी के हैं। जस्ट 10% क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं, या फिर 1 से 2 क्वेश्चन 20 में से ऐसे होंगे जो कि आपके सामाजिक विज्ञान की परिभाषा से, सामाजिक विज्ञान की विशेषता से, सामाजिक विज्ञान के क्या उद्देश्य इससे होंगे। बाकी के 20 में से 18 क्वेश्चन तो आपके सीडीपी के ही है ना। इसीलिए आपको ध्यान होगा जो सिलेबस का पैटर्न चेंज हुआ है उसमें 10 नंबर का सीडीपी कर दिया और 20 नंबर का सब्जेक्ट पेडागोजी कर दिया है। ठीक है, तो वो 20 नंबर कहाँ से पूछेगा, वो आपका सीडीपी से ही पूछेगा। ठीक है, अगर आपको यकीन ना है तो आप देख सकते हैं पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए। आज पूरे पेपर में जितने भी क्वेश्चन आपके पेडागोजी के थे वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी करने में इस्तेमाल किया जाता है, किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आपको सारे देखे हुए इसलिए लगेंगे क्योंकि हम लोग सारे ही क्वेश्चन 6 PM पर जो सीडीपी सेशन होता है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 6 PM सीडीपी सेशन अटेंड करिए, ये गारंटीड है कि आपका कोई भी सीडीपी या पेडागोजी से रिलेटेड या साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, वह मूल्यांकन जो निर्देश की अवधि के दौरान छात्रों की अधिगम प्रक्रिया की निगरानी, मतलब इवैल्यूएशन दैट इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब जब भी आप इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ देते हैं वहाँ पर आप बच्चों की मूल्यांकन करना चाहते हैं, उनकी निगरानी करना चाहते हैं, तो आप योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक का, नियोजन का या फिर निर्माणात्मक का प्रयोग करेंगे। राइट, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए। देखो ये वाली चीज़ कब होती है, जस्ट लाइक हमें बच्चों को जब फीडबैक देना होता है तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं यस कि ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की यहाँ पर बात करी जा रही है क्योंकि इसके अंदर आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है ना, और उसके बेसिस पर बच्चों से जो है पढ़ाई करवाई जा रही है, फीडबैक लिया जा रहा है। तो ये चीज़ें क्या कहलाती है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा, किसने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान अधिगम और अध्ययन के वैसे तो निकायों के रूप में है जो शारीरिक और अशारीरिक उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध भी बनाते हैं। ये डेफिनेशन सोशल साइंस को लेकर किसके द्वारा दी गई है ना। अभी कुछ डेफिनेशंस हम लोग कंप्लीट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद, और साथ ही इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशंस करवाई थी। तो बस आपको क्या करना है, सोशल साइंस के जितने भी सेशंस हो रहे हैं ये आप देख लीजिए और सीडीपी को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आपको 20 नंबर का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन दी गई है जेम्स हाई के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए इस डेफिनेशन को एक बार से। सामाजिक विज्ञान, देखो डेफिनेशन किससे रिलेटेड होगी, सामाजिक विज्ञान से ही रिलेटेड होगी। 2 ही प्रकार की डेफिनेशन आती है, एक तो ये सोशल साइंस से रिलेटेड और दूसरी आपकी ये करिकुलम क्या होता है और इससे रिलेटेड आती है। राइट, तो किसने परिभाषित किया, तो जेम्स हाई ने परिभाषित किया कि सामाजिक विज्ञान जो है अधिगम और अध्ययन के वैसे निकायों के रूप में है जो शारीरिक तथा अशारीरिक
उत्तेजनाओं की पारस्परिक क्रिया को स्वीकृत करते हैं और सामाजिक संबंध बनाते हैं। ठीक है, चलिए, और बीनिंग एंड बीनिंग की डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके थे। ठीक है, अब बची हुई डेफिनेशंस को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ 6 से 7 डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहले गिलिन एंड गिलिन के अनुसार बात करते हैं तो समस्त सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से मानव क्रियाओं और व्यवहारों का उसके सामाजिक समूहों के रूप में अध्ययन है। मतलब सामाजिक अध्ययन क्या करता है? मानव क्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। वे आपस में मुख्य रूप से अपनी रुचियों की व्यवस्था के कारण अलग अलग है। अब जॉन बी माइकलिस की बात करें तो मोस्टली माइकलिस की डेफिनेशन क्या है, ऐसे करके पूछा जाता है। सामाजिक विज्ञान मानव तथा उसके सामाजिक तथा भौतिक वातावरण से संबंधित अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। यह मानवीय संबंधों से संबंधित है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का प्रमुख कार्य शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के अनुरूप है और लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना सामाजिक विज्ञान का यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य माना गया है। ठीक है, अब जेम्स हैमिंग की बात कर लेते हैं तो सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा सामाजिक संबंधों तथा अंतर संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रहेगी। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। J.F. फॉरेस्ट के शब्दों में सोशल साइंस यहाँ पर क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, तो देखिए एक बार से पढ़िए इसको क्या लिखा हुआ है। सामाजिक विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण का एक अंश है जिसका ध्येय तथ्यात्मक सूचनाओं को संग्रहित या एकत्रित करने की अपेक्षा मानव की कृतियों, आदर्शों तथा रुचियों का निर्माण करना। ये सोशल साइंस की डेफिनेशन दी गई है। किसके द्वारा? फॉरेस्टर के द्वारा। प्रोफेसर MP मुफात के शब्दों में सामाजिक अध्ययन ज्ञान का वह क्षेत्र है जो युवकों को आधुनिक सभ्यता के विकास को समझने में सहायता करता है। ऐसा करने के लिए वह अपनी विषय वस्तु को समाज विज्ञानों तथा सामाजिक जीवन को वो प्राप्त करता है। क्लियर है इतना? चलिए कुछ और डेफिनेशन देखिएगा। देखो आई नो कि ये डेफिनेशन एकदम से याद नहीं होगी, तो इनको आप एक बार से लिख लीजिए, है ना। लिखने से क्या फ़ायदे होंगे आपको? लिखने से सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये मिल जाएगा कि आपको याद हो जाएगी। जब बार बार आप रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें आपको परमानेंटली याद हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। कार्टर वी गुड के अनुसार शिक्षण उद्देश्य पूर्व निर्धारित लगाना है जो किसी कार्य या क्रिया का मार्गदर्शन करता है। तो कार्टर वी गुड ने यहाँ पर क्या बोला है कि एम इज़ अ फार सीन एंड दैट गिव्स डायरेक्शन टू एन एक्टिविटी। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार, मतलब डिक्शनरी के अनुसार, एजुकेशनल डिक्शनरी के अनुसार, है ना, उद्देश्य परिणाम का पूर्वानुमान लगाना है जो एक क्रिया को दिशा प्रदान करता है और व्यवहार को क्या करता है, यहाँ पर प्रेरित करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ब्लूम तथा अन्य, यानी कि ब्लूम की जो डेफिनेशन है, शैक्षिक उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों के निर्माण से जिनमें शैक्षिक प्रक्रिया का पूरा ज्ञान रखा जाता है। तो ये आपकी किसकी डेफिनेशन हो गई? यहाँ पर बेंजामिन एस ब्लूम की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग कंप्लीट करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जो ये 26 तारीख का पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम लोग यहाँ पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। डेफिनेशंस तो आपने देख ही ली, डेफिनेशंस कैसी पूछी गई है। चलिए, शोध जो अवलोकन और परिमित घटनाओं पर आधारित होते हैं और सिद्धांत या धारणा के बजाय वास्तविक अनुभव द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिद्धांत या धारणा के बजाय जो रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड होंगे उनको आप यहाँ पर क्या कहते हैं? आनुभविक अन्वेषण कहते हैं, सर्वेक्षण अन्वेषण कहते हैं। ठीक है, प्रायोगिक अन्वेषण कहते हैं, अर्ध प्रायोगिक अन्वेषण कहा जाता है। तो ये चीज़ें जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती है, ये क्या होती है? एम्पेरिकल होती है। दैट मीन्स जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा किस चीज़ में सम्मिलित है? सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा, है ना, मतलब जहाँ पर नैतिकता की शिक्षा या साइकोलॉजी और ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, वो कहाँ पर पढ़ाई जाती है? सेमी सोशल साइंस के अंदर। यस डेफिनेटली, क्योंकि प्योर सोशल साइंस में तो आप भूगोल और ये सारी सामाजिक विज्ञान की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो सेलिगमैन के अनुसार नैतिकता और शिक्षा किस चीज़ के अंदर सम्मिलित होती है? सेमी सोशल साइंस के अंदर ये चीज़ें सम्मिलित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है ना। सामाजिक अध्ययन को, सामाजिक विज्ञान को पाठ्यक्रम का हिस्सा क्यों होना चाहिए, मतलब हमारे करिकुलम में सोशल साइंस क्यों होना चाहिए? सबसे पहला ऑप्शन, क्योंकि गहन सोच को विकसित करने में ये मदद करता है, यह मानव व्यवहार से संबंधित है,
विश्व की जागरूकता को विकसित करने के लिए या फिर देश को विकसित करने के लिए। तो हमें पता है कि सोशल साइंस को इसका हिस्सा क्यों होना चाहिए, क्योंकि इससे गहन सोच जो है यानी कि जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो यहाँ पर डेवलप हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, परिचर्चा पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? डिस्कशन मेथड को आप एक और किस नाम से जानते हैं? सुकराती विधि के नाम से जानते हैं। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी CDP के अंदर पढ़ चुके हैं, है ना। तो सारे ऐसे ही लग रहा होगा कि आप बाल विकास या फिर पेडागोजी ही पढ़ रहे हैं। किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के भीतर जाकर स्वयं का अवलोकन करना, मतलब सेल्फ, आप खुद को एनालिसिस कर रहे, सेल्फ जज कर रहे, दैट मीन्स ये क्या है? इंट्रोस्पेक्शन है ना। खुद का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? इंट्रोस्पेक्शन कहलाता है ना। प्रयोग, सर्वेक्षण, रेटिंग हम किसी और को करते हैं, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन खुद के अंदर झांकना कि हमारा व्यवहार कैसा है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है। किसने टिप्पणी की कि हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारी शैक्षिक मशीनरी की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है? मतलब कि क्या प्राइमरी एजुकेशन को इतना सुधार रहे हो, विश्वविद्यालय में इतनी सारी स्कीम्स लेकर आ रहे हो, ये सारी, तो इसके बजाय आप क्या करिए? माध्यमिक शिक्षा के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यही वो समय होता है जो बच्चा माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद स्कूल ड्रॉप कर देता है ना। वो कॉलेज नहीं जाएगा। तो आप कॉलेज को अच्छा बनाने की बजाय इस शिक्षा के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद बच्चा इस लायक हो सके कि वो अपनी खुद का, जो बोल सकते हैं ना, कि अपने पैरों पर खुद खड़ा हो पाए। एटलीस्ट वो इतना कुछ कर पाए कि वो अपना खर्चा पानी निकाल ले, राइट। तो हमें माध्यमिक शिक्षा को सुधारने की आवश्यकता है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है ना। क्योंकि हमने प्राइमरी टाइम पर, प्राइमरी एजुकेशन में तो ये लेकर आ गए कि निःशुल्क कर दो, अनिवार्य कर दो, तो माध्यमिक को भी हमें उस लेवल तक लेकर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। अन्वेषण आधारित अधिगम शिक्षा के किस दर्शन शास्त्र पर आधारित है? तो हमसे अन्वेषण आधारित मतलब खोज बेस्ड बात हो रही है। तो खोज बेस्ड बात किस पर आधारित है? मतलब बच्चा खुद अन्वेषण करके, खुद खोज करके सीखेगा। तो ये नेचुरल है, मतलब बच्चा अगर सीखता है तो नेचुरली ऐसी ही चीज़ों को सीखता है, खुद खोज करके, खुद रिसर्च करके सीखता है। तो ये नेचुरलिज्म की बात कर रहा है, प्रकृतिवाद की बात कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। उद्देश्य आधारित शिक्षण इनके द्वारा सुझाया गया है। सी नॉर्मन के द्वारा, CW एलेन के द्वारा, बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, डेविड क्राउडर के द्वारा। तो जब भी हमसे बात की जाए उद्देश्य आधारित शिक्षा की, तो ये बेंजामिन एस ब्लूम ने बताया, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में भी पढ़ा, शैक्षिक उद्देश्यों की उन्होंने बात करी थी, है ना। यही पढ़ा था हमने, शैक्षिक उद्देश्यों वाली बात पढ़ी थी बेंजामिन एस ब्लूम की डेफिनेशन में। अगर आप डेफिनेशन याद करना चाहे तो रिवाइज कर लो। शैक्षिक उद्देश्यों से हमारा तात्पर्य उन व्यवहारों के निर्माण से जिन्हें शैक्षिक प्रक्रिया द्वारा छात्रों के अंदर लेकर आना है। ये डेफिनेशन थी। तो उद्देश्य आधारित शिक्षा की बात किसने करी है? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण आधारित अधिगम का एक लाभ है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का एक सबसे बड़ा फायदा क्या हो सकता है? सामग्री को गहराई से समझा जा सकता है, बहुत सारी योजना और तैयारी के साथ आता है। जब भी आप किसी भी चीज़ पर इंक्वायरी कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिलेगा? तीसरा ऑप्शन है पहल और आत्म दिशा का आधार रखता है, अधिगम के लिए मस्तिष्क को उत्साहित करता है। ठीक है। तो कौन सा एक बड़ा बोल सकते हैं कि एक लाभ होगा? ठीक है। यस, क्या आंसर यहाँ पर होना चाहिए? अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन गलत है ना, क्योंकि इंग्लिश में पूछा गया है डिसएडवांटेज। आपको क्या करना है? डिसएडवांटेज यहाँ पर निकालना है, क्योंकि देखो फ़ायदे तो हमको 2 दिख रहे हैं, है ना। यहाँ से डाउट हुआ कि फ़ायदे 2 दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हो सकती है। तो जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करें तो एक बार से हम लोग इंग्लिश में भी देख ले कि इंग्लिश में क्या दे रखा है ना। क्योंकि जब एग्जामिनर होता है, जब आपके पेपर चेक होते हैं, है ना, तो वो हमेशा यही देखते हैं कि इंग्लिश में क्या दे रखा है, उसी के बेसिस पर आपका आंसर चेक किया जाता है। तो हमको इसकी एक नुकसान बताना है, डिसएडवांटेज बताना है ना। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि सामग्री को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है ना। अब इंक्वायरी के अंदर क्या होता है? इंक्वायरी के अंदर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ हम लोग उसी के ऊपर फोकस करते हैं। जस्ट लाइक आपने कोई इंक्वायरी करी, है ना, कहीं आप पूछताछ करने गए, है ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि जस्ट लाइक आपने कोई इन्फॉर्मेशन ली और आपने उसके अकॉर्डिंग उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में हो सकता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो गई हो, है ना। तो सामग्री को गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। इसको यदि हटा दे तो बाकी ऑप्शन देखिए, ये बहुत सारी तैयारी और योजना के साथ आता है इंक्वायरी करने से पहले,
आपको कई सारी तैयारी प्लानिंग करनी पड़ती है। पहल और आत्मदिशा क्योंकि आपको खुद को करनी पड़ेगी, है ना, तो पहल खुद आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, खुद से आगे रहकर करना पड़ेगा, है ना। सेल्फ डायरेक्शन यानी कि ये मानना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। और अधिगम के लिए मस्तिष्क को उत्साहित करता है, क्योंकि खुद कार्य करना है तो डेफिनेटली उत्साही रहकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए नेगेटिव है, बाकी सारी चीज़ें आपकी इंक्वायरी को लेकर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण माइक्रो टीचिंग पर लागू नहीं होता है? तत्काल प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होती है, निर्देश की अवधि 5 से 10 मिनट तक सीमित होती है, अधिगम समूह का आकार छोटा होता है, शिक्षण नियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। हमको बोला माइक्रो टीचिंग का एक बेनिफिट नहीं है, तो इसमें एट ए टाइम आपको फीडबैक मिल जाता है ना। माइक्रो टीचिंग में तो यही होता है कि आपने पढ़ाया, आपने कैसा पढ़ा है उस पर फीडबैक मिल गया, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने कोई दिक्कत रही, मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो एट अ टाइम आपको फिर तैयारी करके रीटीचिंग करवानी पड़ती है ना। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि फीडबैक तो हाथों हाथ मिलता है, तो ये माइक्रो टीचिंग का एक पॉइंट नहीं है। बाकी 5 से 10 मिनट तक पढ़ाना पड़ता है, 10 से 11 लोगों के बीच में आप पढ़ाते हो नियंत्रित परिस्थितियों में, मतलब इतना ज़्यादा पूरा क्लासरूम वाला इन्वायरमेंट ना होकर हम लोग एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट यहाँ पर क्रिएट करते हैं टीचिंग के लिए, ठीक है, जस्ट लाइक अ ट्रेनिंग। ओके एक टीचर की कैसे ट्रेनिंग होती है वही वाली चीज़ है माइक्रो टीचिंग। एक प्रभावी शिक्षक कक्षा के वातावरण को और अधिक क्या बनाता है? डेमोक्रेटिक, निरंकुश, स्ट्रिक्ट और रिजिड और अराजक बनाता है ना, एनार्किक बनाता है। तो बेसिकली एक इफेक्टिव टीचर जो है वो ये चाहेगा कि क्लासरूम हमेशा कैसा रहे? डेमोक्रेटिक रहे। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा, विभिन्न प्रकार के शिक्षण शास्त्र जो छात्रों को किसी खोज या अन्वेषण में सम्मिलित करते हैं और अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करते हैं, क्या कहलाता है? अच्छा, ऐसा शिक्षण शास्त्र जो बच्चों को खोज में लेकर जाएगा, खोज या अन्वेषण करवाएगा, उसके अधिगम के दृष्टिकोण को नियोजित करेगा, है ना, इसको क्या बोला जाएगा? पेडागोजी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए यहाँ तक इस पेपर में जो है 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, पेडागोजी से रिलेटेड 14 क्वेश्चन थे, क्योंकि उस समय टोटल 60 क्वेश्चन आते थे। अब आपका टोटल 120 नंबर का पेपर आएगा, ठीक है, जिसमें से 20 नंबर आपके पेडागोजी के पूछे जाएंगे। तो तैयारी आपकी बिल्कुल उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप ये मानकर चलें कि एक पेपर में आपको 2 डेफिनेशन आएगी और बाकी के जो 18 क्वेश्चंस हैं वो आपके बनेंगे पेडागोजी से, है ना, और उसमें से मोस्टली क्वेश्चन आपके सीडीपी के ही रहेंगे। अब सीडीपी भी कौन सी? जस्ट लाइक हमने ब्लूम की टेक्सोनोमी का देख लिया, माइक्रो टीचिंग का देख लिया, इसमें वो बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे। बच्चे वाले क्वेश्चन कैसे कि विकास कहाँ से कहाँ तक जाता है ना, या फिर सिगमंड फ्राइड की थ्योरी में बच्चों में अपने लिंग की पहचान कब कर सकते, ऐसे क्वेश्चन ना आते हुए इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि पेडागोजी किस समय किस प्रकार से आपसे पूछी जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो चाइल्ड डेवलपमेंट है तो वो बच्चों की बात ज़्यादा करेंगे, और यहाँ पर कॉमन पेडागोजी है जिसमें कोई भी टीचिंग मेथड, कोई भी अप्रोच, कोई भी विधि का आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलेंगे हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट पेपर जो 27 को हुआ था उस पेपर के क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने ये PDF आप सभी के साथ शेयर कर दिए सारी ही पेपर की, ताकि आप इसके अलावा जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर पाए, ठीक है। और सोशल साइंस के 1 लाइनर, और जैसा कि आप सभी ने डिमांड किया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको MCQs चाहिए, तो वो MCQs का फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, तो आप ऐप पर जाकर चेक कर सकते हैं। और स्पेसिफिक हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन की सीरीज़ भी प्रोवाइड करवा दिए, तो वो भी आप सभी जाकर चेक कर सकते हैं। तो सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन कल मॉर्निंग के सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और CDP रहेगा आपको शाम को 6 बजे।